हाय एवरीवन, माय नेम इज अवधेश सिंह। दोस्तों, आज हम अपने फिजिक्स एकेडमी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे कक्षा 10th, जो क्लास 10th है उसका जो साइंस का जो पहला पोर्शन है फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज उसके कुछ भाग तो हम लोग कवर कर चुके हैं, जो बचे हुए भाग हैं उसको आज हम कवर करेंगे, जिसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वस्तु को कहाँ रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकार का बनेगा। भिन्न भिन्न स्थितियों में हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनाया भी, देखा भी और समझा भी। ठीक है, आज हम बात करेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और कहाँ पर बनता है। तो चलिए हम देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, इसमें देखें, ये उत्तल दर्पण है। हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को अच्छे से पढ़े हैं और समझे भी हैं। जब कि ये दोनों जो दर्पण हैं, उत्तल या अवतल, गोली दर्पण के ही भाग होते हैं। ठीक है, जिस गोली दर्पण के अंदर की तरफ पॉलिश होता है वह उत्तल दर्पण होता है, और जिस गोली दर्पण के बाहर की तरफ पॉलिश होता है वह अवतल दर्पण होता है। ठीक है, या हम ऐसे भी कहें कि जिस गोली दर्पण के उभरे हुए तल से परावर्तन क्रिया हो वह उत्तल दर्पण है, और जिस गोली दर्पण के अंदर वाले तल से परावर्तन क्रिया हो वह अवतल दर्पण है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गोली जो दर्पण है इसके अंदर वाले भाग पे पॉलिश हुई है, और जो बाहरी सतह है, उठा हुआ जो सतह है जिसे उभरा सतह कहते हैं, उधर से परावर्तन होगा। यानी वस्तु को इधर रखेंगे बाएं तरफ, ताकि प्रकाश की किरण इस पर ऐसे पड़े, इस चिकने तल पर। इधर वाला तो पॉलिश है तो इधर से तो इमेज बनेगा ही नहीं, प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा। इमेज किधर बनेगा? जिधर पॉलिश नहीं है। इधर पॉलिश नहीं है तो प्रतिबिंब इधर ही बनेगा। यानी वस्तु को हमेशा इधर ही हमें रखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो सतह है ये परावर्तक सतह बोलते हैं। ठीक है, तो जब किसी गोली दर्पण का उभरा सतह, उठा हुआ सतह परावर्तक हो या उठे हुए सतह से परावर्तन क्रिया हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। अब यहाँ पर ये उत्तल दर्पण कैसे इमेज बनाता है इसके लिए आपको समझना होगा। ये इसका मुख्य अक्ष है। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं। मुख्य अक्ष क्या है, ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, फोकस तल क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पिछला वीडियो पर जाएं और पुनः उसको देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये गोली दर्पण जो है, इसका ये जो मिडिल पॉइंट है ये होता है इसका ध्रुव। ठीक है, और यहाँ पर जो पॉइंट है जो इस गोले को पूरा करेगी, ठीक है, ये है उसका वक्रता केंद्र। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में जो पॉइंट होता है वो होता है मुख्य फोकस। ठीक है, ये मुख्य फोकस हो गया उसका। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये जो उत्तल दर्पण है वो किस तरह का प्रतिबिंब बनाएगा और कहाँ बनाएगा। तो एक बात याद रखें कि अगर उत्तल दर्पण के
सामने वस्तु देखिए इधर ही रखी जाएगी, हमेशा वस्तु बाएं तरफ रखी जाती है, दर्पण के दाएं तरफ वस्तु नहीं रखेंगे, याद रखिए। तो यदि इस मुख्य अक्ष पर वस्तु को अनंत पर आप रखते हो, अनंत पर, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह इस उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस पर बनेगा। ध्यान से सुने, यदि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस पर अत्यंत छोटा बनेगा। वस्तु की लंबाई के तुलना में प्रतिबिंब की लंबाई अत्यंत छोटी होगी, अर्थात बिंदु के समान होगी, और वो कहाँ बनेगी? मुख्य फोकस पर बनेगी। कैसा बनेगी? आभासी बनेगी, ठीक है, सीधा बनेगी। ध्यान रखिएगा, ये तब होगा जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस पर अत्यंत छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। लेकिन जब वही वस्तु ध्रुव, उत्तल दर्पण के ध्रुव और इधर अनंत है, तो ध्रुव और अनंत के बीच में यदि वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पर है, इधर ध्रुव है इधर अनंत है, यहाँ पर वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकार बनेगा? तो देखिए, प्रतिबिंब बनने का जो पहला नियम है उसको फॉलो करेंगे। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे जाएगी, ऐसे परावर्तन इस प्रकार से होगा कि आप उसको जब आगे बढ़ाओगे, इस तरह से परावर्तन होगा कि जब आप उसको आगे बढ़ाओगे तो ये परावर्तन के बाद मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होगी। इसका परावर्तन इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये जो किरण है परावर्तित हो जाएगी, इस तरह से आ रही थी और परावर्तन के बाद ये इस तरह से जा रही है, इसी को हम डॉट डॉट करके जब सीधा पीछे बढ़ाते हैं तो देखते हैं मुख्य फोकस से होते हुए आ रही है, ठीक है। दूसरी जो नियम है वो तीसरा जो इसका नियम वो क्या कहता है कि यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर आती है, वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, ऐसे वक्रता केंद्र की ओर यदि आएगी, देखिएगा आप स्केल से बनाएंगे तो ये एकदम सीधा जाएगा, सीधा ये लाइन जाएगी इस तरह से, ऐसे। तो यदि वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई किरण दर्पण पे पड़ती है तो परावर्तन के बाद ठीक उसी के क्या होती है? विपरीत भी हो जाती है, ठीक है। अब देखें, ये डॉटेड लाइन और ये डॉटेड लाइन एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? यहाँ पर, और जहाँ पर काटेंगे वहीं से मुख्य अक्ष पर क्या करेंगे? लंब डाल देंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इस वस्तु का प्रतिबिंब हो गया, और ये प्रतिबिंब कहाँ बना है? तो P और F के बीच में बना है, AF पर नहीं बना है। EF पर प्रतिबिंब कब बनेगा? F यानी मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब तब बनेगा जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब उसके मुख्य फोकस पर अत्यंत छोटा, सीधा और आभासी बनेगा। लेकिन जब वस्तु अनंत और उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच में आ जाती है, तब उसका जो प्रतिबिंब है वह ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में आ जाएगी, और ये प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगी, सीधा बनेगी और आभासी बनेगी। यानी प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो होगी छोटा, सीधा एवं
आभासी, ये इसकी प्रकृति है प्रतिबिंब की, और बनती कहाँ है, P और F के बीच में। ठीक है। अब इस वस्तु को कहीं भी दर्पण के समीप भी लाएंगे तब भी प्रतिबिंब उसका P और F के बीच में ही बनेगा, छोटा, सीधा और आभासी बनेगा। ठीक है। और तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने में हम लोग 6 कंडीशन पढ़े थे। इसमें केवल 2 ही कंडीशन है, एक जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरा जब वस्तु अनंत और उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच में हो, जो फिगर में दिख रहा। ठीक है। इसके अलावा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का और कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है। तो याद रखिएगा, यदि वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस पर अत्यंत छोटा, सीधा और आभासी बनता है। लेकिन यदि वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में छोटा, सीधा एवं आभासी बनेगा। और ये प्रतिबिंब कैसे बना है उसके लिए हमने आपको दिखाया है कि वस्तु से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और परावर्तन के बाद इस प्रकार से जाती है कि इसको अगर हम डॉटेड लाइन से सीधा करें तो ये मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होगी, और दूसरी जो किरण है वो वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, परावर्तन के बाद ठीक उसी के विपरीत हो जाती है। फिर इसको भी हम डॉटेड लाइन से जब वक्रता केंद्र से जाते हुए मिलाएंगे तो ये दोनों डॉटेड लाइन एक दूसरे को जहाँ पर काटेंगी वहीं से मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे। अब यही जो लंब है इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा। ठीक है। तो ये रहा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम बात कर लें चिन्ह परिपाटी की। चिन्ह परिपाटी में ध्यान लें, चिन्ह परिपाटी से पहले हम एक छोटा सा डेरिवेशन है फॉर्मूला का, वो है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, उसको देख लें। दर्पण गोलीय दर्पण के फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में संबंध, इनके बीच हम संबंध की बात कर लें। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, संबंध निकालने के लिए हम यहाँ पर एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। ये एक अवतल दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है और ये इस अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है। ये इसका ध्रुव है और यहाँ पर ये वक्रता केंद्र है और ये जो पॉइंट है ये मुख्य फोकस है। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि वस्तु जो है इधर अनंत पर है या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र इधर अनंत है, इसके बीच में वस्तु है। तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे, इसके समांतर एक प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है। ठीक है। नियम कहता है कि ये जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर ऐसे चली जाती है ये। ठीक है। ये नियम कहता है, प्रतिबिंब बनने का जो नियम है पहला,
वो यही कहता है कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस की ओर आती है। तो अगर ये उत्तल दर्पण होता तो मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती, लेकिन ये अवतल है तो मुख्य फोकस से होकर के जाती हुई। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, वक्रता केंद्र से इस पॉइंट पर हम एक ऐसे अभिलंब डाल देते हैं, ऐसे 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 अभिलंब डाल दिया हमने। ठीक है, तो अभिलंब डालेंगे तो ये जो कोण है वो बन गया आपतन कोण I, और ये जो कोण है ये बन गया परावर्तन कोण R। ठीक है, ध्यान देना, वक्रता केंद्र से P तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, और मुख्य फोकस से P तक की दूरी यानी ध्रुव तक की जो दूरी है उसे हम फोकस दूरी F कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखें इस चीज को, ये किरण ऐसे जा रही है और ये मुख्य अक्ष, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। तो जब समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है जो इस रेखा और इस रेखा दोनों को काट रही है, तो और ये दोनों समांतर रेखा हैं, तो दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है, मान लीजिए एक समांतर रेखा ये है, एक समांतर रेखा ये है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर, और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है ऐसे, तो यह कोण और यह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं ज्यामिति के अनुसार। इसे हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण। यहाँ भी देखें, ये रेखा ये और ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो यह कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। अगर इस पॉइंट को हम A मान लें, ठीक है, तो देखें चित्र में अब देखें कोण ये I है, ठीक है, तो कोण I बराबर है कोण R, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि परावर्तन के नियम में यही है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो I और R बराबर होंगे, ये परावर्तन का नियम है। परावर्तन के नियम से ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, फिर देखिए इसको हम समीकरण 1 मान लें, कोण I बराबर होगा कोण FCA के, FCA देखिएगा, FCA यानी इस कोण के, ये दोनों ये कोण इस कोण के बराबर क्यों होगा, अभी हमने यहाँ बताया कि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ भी ये और ये रेखा समांतर है और इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये और ये कोण आपस में बराबर होंगे, भी एकांतर होंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2, और ये बराबर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये ज्यामिति के अनुसार क्या है, एकांतर कोण है, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम समीकरण 1 और 2 को देखें, समीकरण 1 और 2 से अगर बात करें तो समीकरण 1 और 2 का वन साइड क्या है, इक्वल है। देखिए लेफ्ट साइड कोण I है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कोण R बराबर होगा कोण FCA के, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी यह R और ये दोनों आपस में बराबर हो गए।
और जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो इन कोण के सामने की जो भुजा होती है वो भी बराबर होती है। देखें तो इस कोण के ये जो R है इसके सामने की भुजा क्या है CF, तो यहाँ हो जाएगा भुजा क्या CF बराबर हो जाएगी भुजा AF के, किसके, भुजा AF के, ठीक है। CF जो है भुजा CF भुजा AF के बराबर हो जाएगी। ये कहाँ से, तो ज्यामिति से, ज्यामिति में जो कोण बराबर होते हैं उनके सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हमने सिद्ध किया है यहाँ पर। तो इस कोण के सामने की भुजा ये है और इस कोण के सामने की भुजा ये है, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अर्थात हम लिख सकते हैं CF बराबर AF, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम A P के समीप हो, यदि यहाँ पे समीकरण 3 कर दें, यदि A P के समीप हो, समीप का मतलब समझें कि यह इसके नज़दीक आए ऐसे, ठीक है। तो जो ये AF है वो PF के क्या होगा, लगभग बराबर हो जाएगा। तो जो AF है वो लगभग क्या हो जाएगा, PF के बराबर हो जाएगा, ठीक है। AF किसके बराबर हो जाएगा, PF के बराबर हो जाएगा और ये समीकरण बन जाएगा 4। यहाँ पर समीकरण 3 और 4 की बात करें तो 3 और 4 में दोनों का देखें, एक साइड बराबर है तो ये आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी CF बराबर हो गया PF के, यानी ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, ठीक है। ये दोनों दूरी आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। अब ध्यान दें, C से P तक की जो दूरी है CP, उसको हम क्या लिख सकते हैं, CF प्लस PF लिख सकते हैं भाई। C से P तक की जो दूरी है इसको CP धन PF लिख सकते हैं ना। अब यहाँ देखें CP CF धन PF और CF और PF दोनों देखें आपस में बराबर है, तो या तो हम CF के जगह PF लिख दें या PF के जगह CF लिख दें, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम क्या करते हैं, जो CF है उसके जगह PF लिख दें, तो CP बराबर हो जाएगा PF, हमने CF के जगह PF लिख दिया और यहाँ ऑलरेडी PF पहले से है, ठीक है। अब देखें CF, C से P तक की दूरी क्या है, R, तो ये हो गया R। PF, P से F तक की दूरी क्या है, F, P से F तक ये भी PF है, तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, F। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, F और F 2F, यानी वक्रता त्रिज्या R फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होता है, ठीक है। किसी भी गोली दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है R, वह उसके फोकस दूरी के दूने के बराबर में होता है। अब यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जो F है वो C और P के एकदम बीचों बीच में है। ये जो फोकस बिंदु है वो C और P के यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच में है, तभी ये दूरी आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। यहाँ से अगर हम F भी निकालें तो F बराबर क्या आएगा, R बटा 2, कितना आएगा, R बटा 2। तो देखें कभी कभी बहुविकल्पी में प्रश्न पूछे जाते हैं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है, तो ऑप्शन में या तो ये होगा
या तो ये होगा। अगर वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर की है तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 5। वक्रता त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 9, आधा हो जाएगी। और यदि फोकस दूरी 9 है तो वक्रता त्रिज्या दूना हो जाएगा 18। फोकस दूरी 5 है तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं चिन्ह परिपाटी की। चिन्ह परिपाटी चिन्ह परिपाटी में देखें, यहां समझें, कोई भी गोली दर्पण हो, चाहे उत्तल हो अवतल हो, सबके लिए चिन्ह परिपाटी सेम होगा, उसमें कोई इफ बट नो नहीं है। बस यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमने जो यहाँ पर गोली दर्पण बनाया है, ये कौन सा गोली दर्पण है, उत्तल गोली दर्पण है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसके उभरा हुए तल से परावर्तन होगा, तो ये उत्तल है। अब चाहे यहाँ पे अवतल रखें या उत्तल रखें, दोनों के लिए सेम चिन्ह परिपाटी है। चिन्ह परिपाटी में पहला जो नियम है वो ध्यान रखना है कि वस्तु जो होगी, चाहे वो कोई भी गोली दर्पण हो, वस्तु हमेशा सदैव गोलीय दर्पण के किधर होगी, बाएं तरफ। किधर होगी, बाएं तरफ। यानी ये गोली दर्पण का ये वाला हिस्सा इधर क्या है, दायां है, इसको हम क्या बोलते हैं, दायां, और इसको हम क्या बोलते हैं, बायां। तो वस्तु हमेशा बाएं तरफ होगी, पहला कंडीशन। ठीक है, दूसरा, जो भी दूरी आप मापेंगे, वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी, वो कहाँ से मापेंगे, गोली दर्पण के ध्रुव से। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए हमको पता करना हो कि वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो इसके ध्रुव से वस्तु की दूरी मापेंगे। यदि प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब ध्रुव दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, तो भी दूरी किससे मापेंगे, ध्रुव से। तो जो भी दूरियां हम मापेंगे वस्तु या प्रतिबिंब की, वो सभी दूरियां कहाँ से मापेंगे, गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये दूसरा इसका नियम है। तीसरा जो इसका रूल है, जो दूरी गोलीय दर्पण के बाएं तरफ यानी इधर मापी जाएगी, यानी जिधर वस्तु है, ठीक है, इधर जितनी दूरी गोली दर्पण के ध्रुव से बाएं तरफ मापी जाएगी, वो सब के सब क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। और जो दूरी गोली दर्पण के दाएं तरफ मापी जाएगी वो पॉजिटिव होगी, वो धनात्मक होगी। ये ध्यान रखना, जो भी दूरी हो ध्रुव से गोली दर्पण के बाएं तरफ मापेंगे वो सब माइनस में होगा, ऋण में, और जो यहाँ से दाएं तरफ मापेंगे वो सब किस में होगा, पॉजिटिव यानी धन में। ठीक है, दूसरी चीज़ है, जो इसका चौथा नियम है उसको भी ध्यान रखें। अगर मुख्य अक्ष से ऊपर अगर हम दूरी माप रहे हैं, जैसे वस्तु की लंबाई कितनी है, तो वस्तु की लंबाई क्या है, मुख्य अक्ष से ऊपर जाना पड़ेगा। तो मुख्य अक्ष से अगर ऊपर दूरी मापेंगे तो वो होगा पॉजिटिव। अब मुख्य अक्ष से अगर नीचे दूरी माप रहे हैं, प्रतिबिंब की लंबाई निकालना हो, तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुख्य अक्ष से ऊपर अगर दूरी मापेंगे तो पॉजिटिव, नीचे मापेंगे तो नेगेटिव, बाएं तरफ मापेंगे तो नेगेटिव, दाएं तरफ मापेंगे तो पॉजिटिव। यहाँ पर अगर हम एक चतुर्थांश को समझ लें ऐसे, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ठीक है, ये एक्स है तो ये एक्स डैश, ये वाई है तो ये वाई डैश। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो दूरी एक्स के तरफ, देखिए दाएं तरफ मापी जाती है इधर, वो क्या होती है, पॉजिटिव,
और जो इसके बाएं तरफ मापी जाती है वो नेगेटिव। वही चीज़ यहाँ भी है, ध्रुव किससे बाएं तरफ जो दूरी मापी जाएगी वो नेगेटिव, जो दाएं तरफ मापी जाएगी वो पॉजिटिव। देखिए इसके ऊपर जो दूरी मापी जाती है वाई के दिशा में वो पॉजिटिव होती है, ये चतुर्थांश का नियम भी है, और जो इसके नीचे नापी जाती है वो नेगेटिव। ठीक है, तो हम इससे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर अगर हम दर्पण को मान लें कि दर्पण यहाँ पर है, ये दर्पण है, तो इधर जो दूरी मापेंगे बाएं तरफ वो नेगेटिव होगा, जो दाएं तरफ मापेंगे वो पॉजिटिव होगा। ध्रुव से ऊपर जो दूरी, अक्ष से ऊपर जो दूरी मापेंगे पॉजिटिव, जो नीचे मापेंगे वो नेगेटिव होगा। ठीक है, और पांचवी जो इसकी कंडीशन वो ये है कि वस्तु की अगर दूरी हमें प्रदर्शित करना हो, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करेंगे, u से। अगर प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की दूरी किससे प्रदर्शित करेंगे, v से। फोकस दूरी तो आपको पता ही है, फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, f से। वक्रता त्रिज्या भी आपको पता होनी चाहिए कि वक्रता त्रिज्या किससे प्रदर्शित की जाती है, r से। ठीक है, अगर हम वस्तु की लंबाई की भी बात करें, वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई को हम y1 मान लें, और अगर प्रतिबिंब की भी लंबाई माननी है तो प्रतिबिंब की लंबाई हम y2 मान लेते हैं। कुछ किताबों में वस्तु की लंबाई को o और प्रतिबिंब की लंबाई को I, कैपिटल O और कैपिटल I लिखा जाता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप O या I माने या y1 या y2 माने। तो ये चिन्ह परिपाटी जो हमने बताया इसको आप अच्छे से ध्यान में रखें, क्योंकि जब हम गोली दर्पण के सूत्र पे आएंगे, UVF में संबंध की बात करेंगे, तो वहाँ पर ये चिन्ह परिपाटी फॉलो होगा। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो फिर वो डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि समझ में नहीं आता है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम उसको अगले वीडियो में अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। फिर अगला वीडियो लेकर हम उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।